जब हमने इस बात को जाना और समझा कि शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा अवार्ड पत्रकारों के लिए बना है जो एक अखबार और एक अखबार के मालिक ने अपने संपादकों के नाम सौंप दिया, उनके नाम पे ये अवार्ड का गठन किया गया। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये मॉरली और कल्चरली एक अच्छी चीज़ है। इंडियन कल्चर में हमेशा इस बात को लोग अच्छा ही मानेंगे कि जिस अखबार का नेतृत्व कोई संपादक कर रहा हो और उसी की देखरेख में समाचार पत्र निकाला जा रहा है तो उसका सम्मान करना तो लाजमी है। लेकिन इसकी अहमियत ये भी है कि आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर संपादकों का बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, नहीं दी जाती। बड़े से बड़े अखबार, बड़े से बड़े चैनल, और हिंदुस्तान में अखबारों और चैनलों की कमी नहीं है। अगर आप ये मालूम करने की कोशिश करें कि भाई फैसला कौन लेता है कि कौन सी खबर कहाँ छपती है, कैसे छपती है, तो अधिकतर आपको पता चलेगा कि संपादक वो फैसला नहीं लेता। बहुत सारे ऐसे अखबार और चैनल जहाँ संपादक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो हमारी मीडिया है, और हर कोई पहचानता है कि हिंदुस्तान के अंदर मीडिया की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि संपादक का जो एक किरदार होना चाहिए, संपादक का जो रोल होना चाहिए, उस रोल को लगभग खत्म कर दिया गया है। तो लोकमत ग्रुप अगर एक अवार्ड अपने संपादकों के नाम करता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और अपने में एक मिसाल कायम करता है। और सारा जो मीडिया लैंडस्केप है हिंदुस्तान का, जो बड़े अखबार हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ज़रूरी सीख है। बहरहाल हमको आज मीडिया के बारे में बुलाने के लिए, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया। बहुत दिनों के बाद, और ये एक तरह से बड़ी अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की जनता, उनकी नज़रें, उनकी फ़िक्र, उनका सोच हिंदुस्तान के बाहर, दुनिया के किसी कोने में वहाँ पे क्या हो रहा है, उनके लोगों के दर्द क्या है, उसकी वजह से लोग बेचैन हैं, लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे हमारे मुल्क की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि जितना आप उनके बारे में बात करिए वो काफ़ी नहीं है। लेकिन आज अगर कोई एक समस्या को हम चुनें और कहें कि भाई इसका हल निकालना ज़रूरी है, न सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए, तो वो समस्या है यूक्रेन के अंदर जो आज ख़तरनाक परिस्थिति पैदा की गई है रूस के आक्रमण की वजह से। और आप गौर कीजिए कि मैं आक्रमण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे आक्रमण शब्द इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है।
The leaders of Russia may use the phrase special military operation, लेकिन अगर आपने फौज का इस्तेमाल किया, अगर आप किसी मुल्क पे बमबारी कर रहे हैं, अगर आपके हवाई लड़ाकू विमान रोज जो है वहां पे उड़ के बॉम्ब गिरा रहे हैं, रॉकेट फायर कर रहे हैं, और अगर आपके सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से the latest figures are 3 million people who have been forced to flee their country. Ladies and gentlemen, this is a humanitarian tragedy on an unimaginable scale. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट, रेफ्यूजीज, जंग, इन्वेजन, आक्रमण पहले नहीं हुआ, पहले हुआ है। पिछले 10-15 साल में हम शायद 5-6 ऐसे मिसाल गिन सकते हैं। इराक पे यूएस का हमला, जॉर्जिया पे रूस का हमला, फिलिस्तीन बेगुनाह, बेकसूर, इनोसेंट, निहत्थे फिलिस्तीन के लोगों पे हर साल इजराइल का हमला, गाजा पट्टी में, लेबनान पे इजराइल का हमला, लिबिया में जिस तरह से अमेरिकी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश फोर्सेस ने इंटरवीन किया, बहुत सारे ऐसे, यमन में सऊदी अरेबिया जो है जिस बेरहमी से लोगों को मार रहा है, मिसालों की कमी नहीं है। लेकिन आज इस जंग की वजह से जो हालात पैदा किए गए हैं, मेरा मानना है कि पिछले जब से शीत युद्ध खत्म हुआ, दिस इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन दैट द वर्ल्ड इज कन्फ्रंटिंग सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। और इसीलिए इस जंग को समझने के लिए और इस सारा जो क्राइसिस वहां पे जो क्रिएट किया गया है, इसको हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, हमारी समझ क्या होनी चाहिए, ये इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसका समाधान कैसे और किस तरह से निकलेगा, इस पे भी चर्चा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि रूस ने जो किया ये आक्रमण है, इन्वेजन है, अग्रेशन है। इतिहास में अगर आप देखें तो हर मुल्क जो किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता है, उनके पास बहानों की कमी नहीं होती। अच्छे बहाने, अच्छे तथ्य, अच्छे आर्गुमेंट हर कोई पेश करता है। अमेरिका ने इराक में कहा कि भाई यहाँ पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। उन्होंने इतिहास दोहराया कि किस तरह से इराक ने कुवैत पे हमला किया, उसके बाद जो है मजबूरन यूएस को वहाँ पे जाना पड़ा, वगैरह वगैरह। तो हर इन्वेडिंग कंट्री के पास लॉजिक की कमी नहीं है, लॉजिक, फैक्ट्स, अपना आर्ग्यूमेंट वो देंगे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे देखें तो ये जंग नाजायज जंग है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई डिफरेंसेस थे तो उसका समाधान आपको कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक तरीके से निकालना चाहिए था। रूस कहता है कि यूक्रेन के अंदर जो रूसी मूल के लोग हैं उन पे जो है अत्याचार किया जा रहा था, जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए हमारा वहाँ जानना ज़रूरी था उनकी जानों को बचाने के लिए। ये भी तर्क हम पहले सुन चुके हैं अलग अलग सिचुएशन में। लेकिन अगर हम उस तर्क को भी 2 मिनट के लिए सही मान लें तो उससे ये बात हम सही साबित नहीं कर सकते कि आप किएव में, लवीव में, उन इलाकों में ख़तरनाक रॉकेट और मिसाइल और बमबारी कर रहे हैं जिनका रूसी मूल इलाकों से कोई रिश्ता नहीं।
तो ये जो यूज़ ऑफ फोर्स है, मेरा मानना है कि इलीगल है इंटरनेशनल लॉ के तहत। ये अलग बात है कि अगर आप कोई बहुत बड़े ताकत हैं, सुपर पावर हैं, तो आपको रोकने के लिए कोई है नहीं और कानून जो है आप पे लागू नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस तरह से जब यूएसए ने युगोस्लाविया पे हमला किया या इराक पे हमला किया, तो वो भी हमला जो है इलीगल था, गैर कानूनी था, लेकिन बड़े ताकत को रोकने वाला कौन है, ये भी इस दुनिया की हकीकत है। लेकिन सच तो आखिर सच होता है। हिंदुस्तान, शायद उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 1999 में जब यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो के देशों ने युगोस्लाविया पे हमला किया, हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस के सलामती सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं होते हुए भी भारत ने वहाँ पे एक रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया जिसमें उस इन्वेजन को कंडेम किया गया, उसका खंडन किया गया, उसकी निंदा की गई। हम लोग जानते थे कि भाई हम रोक नहीं पाएंगे, हम लोग जानते थे कि इस इन्वेजन के खंडन की वजह से भारत और यूएस के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, भारत और फ्रांस के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, भारत और ब्रिटानिया के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि कौन सा दोस्त पसंद करेगा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को यूएन में या किसी भी और फोरम में खुल के आलोचना करे। लेकिन भारत ने किया, क्योंकि भारत उसूलों में कायम था, लेकिन उसूल से ज़्यादा भारत को सही तरह से भारत ने पहचाना कि भारत के अपने निजी हित में ये बात नहीं बैठता कि कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पे हमला करे, कोई बड़ा देश किसी छोटे देश से ये कहे कि भाई आप अपने सरहदों के अंदर जो सरकार चला रहे वो हम कहेंगे आपको कि किस तरह से वो सरकार चलाई जाएगी। और भारत ने पहचाना कि अगर इस उसूल को तोड़ा गया, अगर किसी बड़े ताकत को वो हक दिया जाए कि छोटे मुल्क को इस तरह से वो बुली करे, तो ये कहीं से दुनिया के लिए और भारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो उसूल, मोरालिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इन तमाम चीज़ों की वजह से अभी तक भारत ने, मतलब मैं 1999 का मिसाल दे रहा हूँ, भारत ने उस चीज़ की आलोचना की। ये अलग बात है कि हम उसको रोकने में सक्षम नहीं थे, लेकिन जहाँ तक इलीगैलिटी ऑफ वॉर का सवाल है, मुझे लगता है कि जो रूस कर रहा है आज, इसमें हमको किसी भी गलत फहमी में नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी तरह इस चीज़ की जानकारी होगी कि अगर आप युद्ध का ऐलान करते भी हैं और यदि कानून आपको युद्ध ऐलान या युद्ध जंग लॉन्च करने का इजाज़त देता हो, फर्ज करिए कि किसी ने आप पे हमला किया तो काउंटर जो है फोर्स आपका हक है। अगर आप प्रॉपरली भी अगर आपने यूज़ ऑफ फोर्स किया तो किस तरह से आप यूज़ ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी कानून के तहत आपको करना अनिवार्य है। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी अस्पताल पे जाके बॉम्ब गिरा दें, किसी मीडिया हाउस पे जाके बॉम्ब गिरा दें। तो जो जंग लड़ने का भी ये कानून है और मेरा मानना है कि उस कानून का भी उल्लंघन रूस कर रहा है, जिसका अंजाम आप हर रोज़ आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ कोई कम नंबर नहीं है, बहुत ही दर्दनाक नंबर है ये, और शायद नंबर और बढ़ेंगे। एक भारतीय छात्र भी मारा गया खारकोव में, जो वहाँ पे पढ़ने गया था। तो मुझे लगता है कि लीगैलिटी इसमें कोई दो राय की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी कहना ज़रूरी है और हमको कहना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ इस सारे सिचुएशन को हैंडल किया है। 1990 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, जब सोवियत यूनियन बिखर के मुख्तलिफ अलग अलग देशों में बांटा गया, यूक्रेन निकला, रूस निकला, जॉर्जिया निकला, लाटविया, लिथुआनिया, बहुत सारे ऐसे 14-15 मुल्क निकले। और
एक बहुत बड़ा सवाल उन दिनों के यूएस राष्ट्रपति के सामने खड़ा हुआ कि भाई नेटो जो एक अग्रेसिव मिलिट्री अलायंस है, वो तो अपने आप को डिफेंसिव रक्षात्मक बोलते थे, तो इस मिलिट्री अलायंस का भविष्य अब क्या होगा। आपने नेटो का गठन इसीलिए किया क्योंकि आपने कहा कि भाई हमको डर है कि सोवियत यूनियन पश्चिमी यूरोप पे हमला कर सकता है। लेकिन जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया है तो नेटो का भविष्य क्या होगा, नेटो की वजह क्या है, नेटो क्यों रहे, इस पे डिस्कशन हुआ। और रूस और अमेरिकी लीडर्स के बीच में जो बातचीत हुई उसमें ये बात खुल के निकल आई कि अमेरिका ने रूस को आश्वासन दिया कि भाई नेटो रहेगा, क्योंकि नेटो रहने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि, और शायद आपको सुन के ताज्जुब भी होगा, कि अमेरिका नहीं चाहता है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के सवाल खुद तय करे। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय सुरक्षा के सवाल पे भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल हो। और अगर नेटो खत्म हो जाए तो यूरोपीय जो सुरक्षा पॉलिसी है वो जर्मनी तय करेगा, फ्रांस तय करेगी, उसमें यूएस का रोल नहीं होगा। इसलिए यूएस ने रूस से कहा कि भाई आपके फायदे में भी नहीं है, हमारे फायदे में भी नहीं है कि जर्मनी जैसा मुल्क दोबारा ताकतवर हो या फ्रांस यूरोप को एक अलग दिशा देने की कोशिश करे। इसलिए नेटो को हम बनाए रखते हैं, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि नेटो एक कदम आगे पूर्वी यूरोप की ओर नहीं जाएगा। 1990-1999 में ये आश्वासन रूस को दिया गया और धीरे धीरे उस आश्वासन को तोड़ा गया। और जाहिर है कि जब आप उस आश्वासन को तोड़ रहे हैं, जब आप पहले हंगरी, फिर पोलैंड, फिर चेक रिपब्लिक, उसके बाद लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन तमाम फॉर्मर सोवियत कंट्रीज को आप नेटो में शामिल करना शुरू करते हैं, तो सवाल रूसी जहन में ये उठेगा कि भाई आप नेटो को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो आपका कहना था कि नेटो एक रक्षात्मक संगठन है, हम तो कोई खतरा आपको, हम लोग आपको इन्वेड करने की धमकी नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं। फिर भी रूस ने उस चीज़ को झेला। लेकिन जब बात होने लगी यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का, तो फिर रूस ने कहा कि नहीं, इससे आगे आप नहीं जाएंगे। और 7-8 साल जो है इसी रस्साकसी में बीत गए, जहाँ पे रूस ने सोचा कि नहीं, हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि हम यूक्रेन के अंदरूनी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करके कोई ऐसा वहाँ पे राष्ट्रपति बिठा दे जो नेटो से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा, और उसी से हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन अमेरिका भी की भी रणनीति वही थी। तो जो यानुकोविच जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे उनको हटाया गया, उसके बाद प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लाया गया, और फिर दोबारा जो है नेटो को बढ़ाने वाली बात चली। और अक्सर पूछा जाता है कि आखिरकार पुतिन ने इस वक्त क्यों चुना, और इसकी वजह यह है कि अक्टूबर-नवंबर पिछले साल में यूक्रेन और यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया जहां पे दोबारा नेटो को आगे बढ़ाने की बात की गई। और उसमें ये भी प्रावधान थे कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर ना भी बने, फिर भी जो है एक मिलिट्री रिश्ता यूएस और यूक्रेन के बीच में ज़्यादा मजबूत बनेगी। और मुझे लगता है कि अमेरिका को अच्छी तरह मालूम था कि ये चीज़ रूस कभी स्वीकार नहीं करेगा। शायद अमेरिका ने ये कल्पना नहीं की कि रूस और पुतिन इतना आगे जाके वो हमला करेंगे। लेकिन ये अगर अमेरिकी सोच था तो उनका बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुतिन ने भी एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन किया, क्योंकि उनके जहन में शायद ये था कि अगर मैं हमला करूं, क्योंकि यूरोप और रूस के बीच में इकोनॉमिक रिश्ता काफ़ी मजबूत है, ख़ास तौर पे ऊर्जा को लेके, और पुतिन को लगा होगा कि
जर्मनी जो इतनी ऊर्जा खरीदता है रूस से, गैस खरीदता है, वो इतनी आसानी से सैंक्शंस के लिए तैयार नहीं होगा। तो शायद पुतिन को लगा कि मैं हमला कर भी लूं, वॉशिंगटन जो है वो एक यूनाइटेड फ्रंट यूरोप के साथ हमारे खिलाफ नहीं बना पाएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन भी गलत साबित हुआ। बल्कि मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगले 5 साल में अगले 5 साल में यूएस और यूरोप का जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, ये और गहरा बनता हुआ नजर आता है। और ये गहराई जो है, this growing depth and closeness of the US and Europe will be focused on containment of Russia. So that's very clear. The next point I want to make is, if Russia was wrong to break international law and use force in this way, if the United States was wrong to provoke Russia by engaging in the unnecessary expansion of NATO eastwards, कहीं ना कहीं यूक्रेन के नेताओं के भी गलती मानना जरूरी है। और वो गलती क्या थी? बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरी नजरों में ये है कि अगर आप, और इसको गौर से सुनिए क्योंकि यूक्रेन की तरह बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, अगर आपके मुल्क में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, जो अलग अलग जुबान बोलते हैं, जिनके अलग अलग धर्म हैं, जिनके अलग अलग कल्चर हैं, लेकिन वो सब अपने आप को यूक्रेनियन मानते हैं, सब अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, सब अपने आप को युगोस्लाव मानते हैं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि ये उन मुल्कों की ताकत है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एकजुट होकर एक मुल्क, एक देश का निर्माण करते हैं। लेकिन जहां जहां उन देशों के जो रूलर्स हैं, जब उनके जहन में ये बात बैठ जाती है कि नहीं, ये जो अलग अलग जुबान, अलग अलग धर्म, अलग अलग खाने पीने के जो रिवाज हैं, ये महज ये दरअसल एक कमज़ोरी है हमारे देश के लिए। इन फ़र्कों को मिटाना चाहिए। ये जो विविधता है, ये विविधता कमज़ोरी का प्रतीक है, इसको मिटाओ, इसको हटाओ। जिन जिन नेताओं ने अपनी विविधता को ख़त्म करने की कोशिश की, इतिहास गवाह है कि आपने अपने मुल्क को कमज़ोर किया। युगोस्लाविया जैसा एक ज़माने में सारी दुनिया में चर्चा का विषय होता था, टीटो का नाम मशहूर था दुनिया में। दिल्ली में भी जाइए तो जोसेफ ब्रोज टीटो मार्ग आपको नजर आता है। उसकी महानता क्या थी कि 6 या 7 विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग, अलग अलग मजहब के लोगों को बांध के उन्होंने एक मुल्क युगोस्लाविया बनाया। लेकिन जब मिलोसेविच ने ये समझा कि नहीं, ये विविधता ठीक नहीं है, इनमें जो है सर्बिया सबसे अच्छे लोग हैं, सर्बिया जो है सबसे आगे होना चाहिए, बाकी सारे जो हैं वो सर्बिया के कहने पे इनको अधिकार मिलने चाहिए, तो युगोस्लाविया कमज़ोर होता गया। युगोस्लाविया फिर टूट गया और आज युगोस्लाविया जोग्राफिया के नक्शों से मिटा दिया गया है। यूक्रेन में, जैसे मैंने कहा, रूसी मूल के लोग रहते हैं, उनकी अपनी ज़ुबान है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी फ़िक्र है, उनका अपना सोच है। यूक्रेन के नेताओं के सामने चुनौती ये थी कि किस तरह से हम इन लोगों को आश्वासन दे के हमारे मुल्क का एक अहम हिस्सा बनाएं। इसका मतलब कि आप उनको ऑटोनॉमी दें, आप उनको अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करने की फ्रीडम दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप उनको डिवोल्यूशन ऑफ पावर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता। और यूक्रेन के नेता बल्कि इस बात को मान भी गए कि एक जेन्युइन फेडरल, एक ऑटोनोमस सिस्टम होना चाहिए, इन लोगों को और जो है अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस बात को मानने के बाद यूक्रेन जो है अपने कमिटमेंट से मुकर गया। तो जाहिर है कि रूसी मूल
के जो इलाके हैं वहाँ पे एक हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए जहाँ पे बाहरी ताकत वहाँ पे आने लगे, रूस। अगर आप अपने घर के अंदर अपने लोगों को अपना महसूस नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो मुल्क के बाहर और लोगों उनकी नज़रें कहीं और पड़ेंगी, और बाहर वाले भी जो हैं, जो आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, बाहर वालों की नज़र भी उसमें पड़ेगी और वो उनका दखल अंदाजी शुरू हो जाएगा। और ये ठीक यही हुआ। इस जंग का जो शुरुआत है, औपचारिक फॉर्मल जो डिक्लेरेशन है, आप याद करिए शायद 22 या 23 फरवरी को रूस ने कहा कि डॉनबास के अंदर मैं लुगान्स्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक्स को इंडिपेंडेंट मुल्क मानता हूं। ये वही लोग थे, रूसी मूल के लोग, जो यूक्रेन के नागरिक थे, जो यूक्रेन के अंदर रहना चाहते थे लेकिन सम्मान के साथ। लेकिन यूक्रेन के नेताओं ने वो समझदारी नहीं दिखाई जिससे वो सम्मान के साथ सबको एक मुल्क के अंदर रहने का एक रास्ता निकाल लें। और ये कड़वा सच है, यूक्रेन के नेताओं को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इस सच को स्वीकार करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है अगर हम यूक्रेन के जंग और इसके कॉजेज़ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना चाहते हैं। अगला पॉइंट, और मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा 5 मिनट में। मैं ऑलरेडी 1999 में जब यूएस और नेटो ने युगोस्लाविया पे हमला किया तो भारत का रुख क्या था, मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। हिंदुस्तान ने न सिर्फ कंडेम किया बल्कि 2003 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पे हमला किया, संजय जी को याद रहेगा, पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है जहां पे उस बात को कंडेम किया गया। शायद एक ही ऐसा मुल्क था दुनिया में जिसकी पार्लियामेंट ने यूनानिमसली उस इन्वेजन को कंडेम किया। लेकिन आज हम लोग, मैं हुकूमत सरकार की बात कर रहा हूं, हम इस बात, नॉट ओनली आर वी नॉट एबल टू कंडेम इट, वी आर नॉट इवन एबल टू कॉल इट बाय इट्स प्रॉपर नेम, कि भाई रूस ने किया क्या, ये भी हम इसको उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने रेजोल्यूशन को वीटो किया, लेकिन जब रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वहाँ पे स्पॉन्सर किया गया तो दुनिया की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने रूसी एक्शंस को कंडेम किया। कॉन्डेमनेशन अलग अलग किस्म के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका का जो स्टैंड है रूस के खिलाफ, उसी स्टैंड को, मतलब भारत को वैसा स्टैंड अपनाना चाहिए, नहीं। अगर हम देखें दुनिया भर में कि कौन से मुल्क क्या कह रहे हैं, कुछ कंट्रीज कंडेम कर रहे हैं और कंडेमनेशन मतलब खंडन और निंदा करने के साथ साथ वो रूस के खिलाफ अपनी मिलिट्री कार्रवाई भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, तमाम जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, वो असला बारूद वगैरह यूक्रेन को भेज रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान वो करे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस का खंडन किया, वो मिलिट्री हेल्प यूक्रेन को नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस पे लागू कर रहे हैं कि भाई हम रूस से कोई तेल नहीं खरीदेंगे, रूस को हम चाय नहीं बेचेंगे वगैरह वगैरह, रूस के बैंक्स पे हम पाबंदी लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे मुल्क ऐसे हैं। मैं ये भी हिंदुस्तान के लिए सही रास्ता नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने रूस के एक्शन को सही नाम से पुकारते हुए उसकी निंदा की, लेकिन ये भी कहा कि फ्यूलिंग दिस वॉर और इम्पोजिंग सैंक्शंस इज नॉट द सोल्यूशन। मैं आपको दो बड़े मुल्कों का, मतलब 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनका मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, तुर्की और इजराइल। दोनों ने कंडेम किया इन्वेजन को,
लेकिन ना इजराइल ना टर्की रूस के खिलाफ सैंक्शंस कर रहा है। और शायद इसकी यही वजह है कि आज अगर हम देखें कि जैसे आज एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है, कि भाई डिप्लोमेसी होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए। यूएन अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर दो मुल्क रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा वो सफल हुए हैं, वो है तुर्की और इजराइल। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, जो एब्सटेंशन का स्टैंड, जहां पे हमने नेति नेति, ना इधर ना उधर, हमारी नज़रों में ये बड़ी समझदारी का स्टैंड है कि भाई रूस हमारा दोस्त है, हम क्यों रूस के खिलाफ कोई अनाप शनाप बोल दें। लेकिन यही समझदारी जो है वो चीन भी दिखा रहा है, यही समझदारी पाकिस्तान भी दिखा रहा है। आपके और पाकिस्तान के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, आपके और चाइना के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान या चाइना का एक स्टैंड, कॉमन स्टैंड हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ये तय करना पड़ेगा, भारत सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि जब एक मुल्क बाय फोर्स किसी दूसरे मुल्क के बॉर्डर को चेंज करने की कोशिश करता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आज जब हम लोग जापान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, क्वाड, यूएसए वगैरह क्वाड लेवल पे बातचीत होती है, तो हिंदुस्तान ज़्यादा नहीं बोलता। लेकिन जो दूसरे देश के नेता हैं, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम लोग सहमत हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में यूक्रेन जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, उस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन पे किसी बड़े देश का किसी छोटे देश पे हमला जायज़ नहीं है। लेकिन इस बात को भी भारत खुले लफ्ज़ों के साथ नहीं कह रहा है, और मैं समझता हूं कि ये हमारे हित में नहीं है। अगर रूस हमारा दोस्त है, जो है, मैं मानता हूं कि है, 70-75 साल से बहुत करीबी रिश्ता रहा है हमारा, दुख सुख में दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान पे नाजायज़ दबाव डालने की कोशिश की गई, कश्मीर के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, तो रूस ने हिंदुस्तान की मदद की। लेकिन मुझे लगता है कि उसी दोस्ती के नाते एक दोस्त का फ़र्ज़ बनता है कि जब एक दोस्त कोई ऐसी चीज़ करता है, कोई कानून को इस तरह तोड़ता है कि उस एक्शन से इतनी अस्थिरता बढ़ जाती है, न सिर्फ यूरोप में, सारी दुनिया में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे प्यारे शब्दों में लेकिन सच्चाई को कहने की क्षमता हम रखें। और अगर हम कुछ ऐसी चीज़ बोल पाते तो शायद इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ये कहते कि भाई सैंक्शंस नहीं होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, डिप्लोमेसी होना चाहिए, तो कम से कम दुनिया हमारी बात को और सीरियसली लेगा, क्योंकि दुनिया फिर समझती कि हाँ, भारत एक ऐसा मुल्क है जो सही और गलत के बीच में फैसला करना जानता है। अगर आप सही और गलत के बीच में फैसला करने से इनकार करते हो तो दुनिया आपको अहमियत क्यों दे, दुनिया आपको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों बनाए। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते किसी बहुत बड़े जंग को ख़त्म करने के लिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का मतलब ही क्या है। मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से भारत का एक और फोर्सफुल रोल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम, जैसे हमने कहा, कि अमेरिका के शब्दों का साथ दें। अमेरिका जिस तल्ख तरीके से रिएक्ट कर रहा है उससे सिचुएशन और बिगड़ने के आसार मुझे नज़र आते हैं। लेकिन एक सभ्य भाषा में अपनी आवाज़ उठाना and working for peace, this is essential that India be active and be active on the basis of morality, principles and national interest.
ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ 2 चीज़ें रखना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के जहन में, उनके दिमाग में सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, अगले 6, 8, 10 महीने में क्या होगा। मुझे वैसे प्रेडिक्शंस में कोई प्रेडिक्शंस में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग 2-3 चीज़ें कह सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका अफ़गानिस्तान में फंसा और आखिर वहाँ से निकलने पे मजबूर हुआ, जिस तरह से सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में फंसा और वहाँ से निकलने पे मजबूर हुआ, जिस तरह से इज़राइल हर साल फ़िलिस्तीन के लोगों को बम बरसाता है लेकिन उसके बावजूद जो है फ़िलिस्तीन के लोग काबू में नहीं आते, ठीक उसी तरह मेरा मानना है कि रूस इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी से, इस इन्वेजन से, इस वॉर से यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों पे काबू नहीं पाएगा। और जितना लंबा ये जंग खींचेगा उतना ही मिलिटरीली और इकोनॉमिकली रूस अपने आप को कमज़ोर करेगा। ये है मेरा प्रेडिक्शन नंबर 1। और जो भाषा, जो ज़ुबान पुतिन साहब बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी पीछे हटने के लिए तैयार है। दूसरी बात, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं ये कि यूएस और यूरोप का रिश्ता और गहरा होता हुआ नज़र आता है और ये रूस के पक्ष में, रूस के फेवर में ये बात नहीं है। तीसरी बात, जो अभी तक आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर डिसआर्मामेंट की कुछ बातें आगे बढ़ी, आर्म्स कंट्रोल की बातें आगे बढ़ी, एक न्यूक्लियर टेस्ट बैन जो है उस पर दुनिया सहमत हो गई, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि वो तमाम जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब अब ख़त्म हो चुकी हैं और बल्कि उसका उल्टा, उसका एक रिवर्सल मुझे नज़र आता है। आर्म्स रेस दोबारा शुरू होने की पूरी गुंजाइश है। नए वेपन्स, उनका टेस्टिंग ऑफ वेपन्स vis-a-vis आउटर स्पेस, मिलिटराइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट बैन कायम है, लेकिन क्या 1, 2, 3 साल के बाद ऐसा रहेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये सिचुएशन खुलता जा रहा है और आर्म्स रेस बढ़ने की संभावना है, तो ये मत भूलिए कि आर्म्स रेस सिर्फ यूएस और रशिया के बीच में नहीं है। जितना रशिया और यूएस के बीच में आर्म्स रेस बढ़ेगा, उतना ही यूएस और चाइना के बीच में बढ़ेगा। और जैसे जैसे चाइना अपने आप को मिलिटरीली और मजबूत बनाता जाएगा, उसका असर हिंदुस्तान पे पड़ेगा ही। इसलिए ये समझना कि यूक्रेन एक बहुत दूर मुल्क है, यूरोप में है, वहाँ पे जो हो रहा है इसके बारे में हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ना इधर ना उधर वाले स्टैंड में हम लोग कायम रह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यूक्रेन में जो हो रहा है और इस जंग का जो आउटकम है, ये बहुत सारी चीज़ों को तय करेगा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की अपनी सुरक्षा पे, हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमिक वेलबींग पे इसका एक बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। फाइनली, क्योंकि ये मीडिया वाला फंक्शन है, एक शब्द मीडिया के बारे में। जंग एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो पत्रकारों को सही मायने से चैलेंज करता है, क्योंकि कौन सा वो पत्रकार है, ख़ास तौर पे अगर आपका देश जंग में इन्वॉल्व हो, कौन सा ऐसा पत्रकार है जो इमोशनल नहीं हो जाता, जो जिसको लगने लगता है कि भाई आखिर मैं भी एक शहरी हूँ, मैं भी एक जवान हूँ, मैं भी एक सिपाही हूँ। तो पत्रकारिता और वॉरफेयर को सेपरेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये हमारा संजोग है कि हमारा देश जंग नहीं लड़ रहा है। ये तो पत्रकार का धर्म कैसे होना चाहिए और उसको आप कैसे डिस्चार्ज करेंगे, ये हमारे जो कॉलीग्स हैं यूक्रेन में और रूस में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो इस सवाल से जूझ रहे हैं। रशिया में सेंसरशिप है, लेकिन कौन सा ऐसा मुल्क है जो जंग भी लड़ता है और सेंसरशिप नहीं करता। लेकिन जिस तरह से रूस ने दबाव डाल रखा है कि आप कुछ शब्दों पे बैन, मतलब कि अगर आप इसको एक जंग बोलेंगे तो आपको 10 साल जेल की कैद की सज़ा मिल सकती है। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ हैं और लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग कम से कम थोड़ा सा डिटैचमेंट है। लेकिन हमको
मतलब कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रहा है, इसका शिकार हमको अपने आप को बचाना चाहिए। रिसेंटली हमने देखा रॉयटर्स जैसे बड़े न्यूज़ एजेंसी ने एक न्यूज़ चलाई कि रशियन कॉस्मोनॉट्स बोर्डेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपने शायद वो तस्वीर देखी होगी येलो सूट में, और ख़बर रॉयटर्स ने चला दी कि भाई ये रूसी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने यूक्रेनियन कलर्स में सूट पहना ताकि वो पुतिन के खिलाफ कोई ऐसा प्रदर्शन करे, जो एकदम गलत न्यूज़ था वो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को छापा, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। मुझे लगता है कि एज जर्नलिस्ट, एज एडिटर्स, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी वेरी केयरफुल about news that we see, news that we print, to be able to verify, because this real war is accompanied by an information war, and so we have a duty to inform and educate our readers and viewers, and to do so with responsibility, judging all information on the basis of its accuracy, not on the basis of what we subjectively want should be true or not true. हर एक पत्रकार का अपना नज़रिया होता है, हर एक संपादक का अपना व्यू पॉइंट होता है, लेकिन खबर की जो इंटेग्रिटी है उसको बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। With these words, I would like to thank the Lokmत Group for inviting me, and for you, the audience, for listening to me. Thank you.